हाय फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। लास्ट वीडियो में मैंने स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड ड्राइंग RCC 2 सब्जेक्ट शुरू किया था, जो कि RCC 1 का पार्ट 2 है। इसमें मैंने पिछले लेक्चर में आपको कोर्स कंटेंट के बारे में बताया था कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले, यूनिट्स कौन सी है। और दूसरा मैंने डिज़ाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल शुरू किया था। RCC 2 में डिज़ाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल शुरू किया था, तो मैंने उसका थियरी पार्ट आपको बताया था कि रिटेनिंग वॉल क्या होती है, किस प्रकार से होती है। ये मैंने कुछ पिक्चर्स से एक्सप्लेन किया था, जैसे कि ये कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है ना, उसमें मैंने बताया था काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल क्या होती है, बट्रेस वॉल क्या होती है, ग्रेविटी वॉल क्या होती है। तो आज हम लोग देखेंगे डिज़ाइन ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। ठीक है, तो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की डिज़ाइन और काउंटर फोर्ट की डिज़ाइन, ये दो प्रकार की वॉल्स आपको एग्ज़ाम में पूछते हैं वो लोग डिज़ाइन करने के लिए। तो जब हम कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की बात करते हैं तो उसकी डिज़ाइन स्टेप्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले तो जब भी क्वेश्चन आपको आएगा तो उसमें आपको पढ़ना है कि केस क्या दिया है। जैसे कि यहाँ पे केस आपको दिया है व्हेन हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज अबव ग्राउंड लेवल। अब अबव ग्राउंड लेवल मतलब क्या होता है, ये दिख रहा है आपको डायग्राम में, यहाँ पर ये GL जो लिखा है दैट इज अबव ग्राउंड लेवल, तो ये हाइट H आपको गिवन रहेगी। ठीक है, केस 2 रहेगा आपका व्हेन हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज गिवन फ्रॉम बेस लेवल। बेस लेवल मतलब ये वाला, मतलब आपको ये हाइट दी रहेगी, दिख रहा है आपको डायग्राम में, तो ये आपका बेस लेवल हो गया। ओके, केस 3 रहता है व्हेन ट्रैफिक लोड ऑफ सेम इंटेंसिटी इज ऑल्सो गिवन, जब आपको ट्रैफिक लोड भी दिया होता है। अब अगर हम केस 1 की बात करें, मतलब क्या कि जब हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज गिवन अबव ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के ऊपर जब दी हो तब, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, गिवन डाटा लिख लेंगे सबसे पहले। तो गिवन आपको क्या क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, हाइट दी रहेगी, डिज़ाइन ऑफ सॉइल दी रहेगी। जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये। अभी मैं डिज़ाइन स्टेप्स इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि आपको इसको एज इट इज़ लर्न कर लेना है सारे डिज़ाइन स्टेप्स, तो आपको पेपर में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आपको डिज़ाइनिंग करने में बहुत इजी रहेगा। ओके, तो हाइट दी रहेगी, डेंसिटी ऑफ सॉइल आपको दिया रहेगा kN/m3 में, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दिया रहेगा फाई, जिसे हम डिनोट करते हैं एंगल ऑफ रिपोज के नाम से भी जाना जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सॉइल एंड फिल इज म्यू, उसको म्यू से डिनोट करते हैं हम लोग, और वो भी क्वेश्चन में दिया रहता है। SBC ऑफ सॉइल यानी सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल आपको दी रहेगी, जिसे हम Q0 से डिनोट करते हैं, तो ये kN/m² में रहेगी। और अगर आपको क्वेश्चन में दिया नहीं रहे ग्रेड ऑफ स्टील एंड कॉन्क्रीट, तो आपको M20 और Fe415 यूज़ करना है, जिसे हम RCC 1 में करते थे। ओके, तो अब इसके आगे टू कैलकुलेट, अब आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है, तो यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालना होगा KA विच इज इक्वल्स टू 1 - sin phi अपॉन 1 + sin phi। फिर मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन दैट इज गामा मिनिमम, वो होती है Q0 × KA²। ये जो KA आपने यहाँ से निकाला है एक्टिव अर्थ प्रेशर, और गामा S और Q0 ये दोनों चीज़ें आपको गिवन रहेगी क्वेश्चन में। टोटल हाइट आपको यहाँ से मिल जाएगी कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h, जो कि गिवन है, और गामा मिनिमम ये भी गिवन है, तो यहाँ से आपको टोटल हाइट मिल जाएगी। उसके बाद हम प्रिलिमिनरी डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। तो डायमेंशंस कौन कौन से होते हैं, तो अब लेंथ ऑफ बेस, अब बेस स्लैब मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, ये होता है अपना बेस स्लैब, इसको हम B मान लेते हैं। उसके बाद लेंथ ऑफ टो स्लैब, ये आपका टो स्लैब है, इसको B1 मान लेंगे, और B2 मान लेंगे हील स्लैब को। डायग्राम में दिख रहा है सभी को क्लियरली, देखिए ये आपका बेस स्लैब, ये आपका टो स्लैब, और ये हील स्लैब। ठीक है, और फिर उसके बाद लेंथ ऑफ स्टेम, तो लेंथ ऑफ स्टेम यानी कि ये वाली स्टेम है आपकी T2, इसको H/12 मानते हैं, और ये वाला जो डिस्टेंस है लेंथ ऑफ स्टेम, ये आपकी स्टेम है, ये भी T2 होती है, और ये वाला जो मेजर है, ये मेजर और ये मेजर दोनों सेम रहता है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको प्रिलिमिनरी डायमेंशंस निकालने हैं। जिससे B के लिए होता है 0.48 H to 0.56 H, मतलब इसमें आप H की वैल्यू पुटअप करोगे और इन दोनों के बीच की वैल्यू आपको कंसीडर करनी है। उसके बाद लेंथ ऑफ स्लैब B1 जो कि 0.3 B होता है। ठीक है, B आपको यहाँ से मिल जाएगा, और T2 होता है H/12, H आपको पहले ही मिल चुका है यहाँ पे। लेंथ ऑफ हील स्लैब,
अब हील स्लैब कैसे निकालना है, तो ये देखिए हील स्लैब यानी कि B2, तो अगर आपके पास B1 है, B है, B1 है और T2 है, तो टोटल B में से B1 और T2 माइनस कर लो तो आपको B2 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में स्टेबिलिटी ऑफ रिटेनिंग वॉल की बात करें अगर हम, मतलब वो कितनी स्टेबल है या कितनी नहीं, तो इन रिटेनिंग वॉल्स इट इज़ नॉट सफिशिएंट इफ वी डिज़ाइन द सेक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स फॉर मूवमेंट्स एंड shear. इट इज़ नेसेसरी टू चेक रिटेनिंग वॉल फॉर 2 टाइप्स सच एज ओवरटर्निंग अबाउट टो एंड स्लाइडिंग। अगर हम रिटेनिंग वॉल की बात करें तो हमें shear और बेंडिंग मोमेंट के लिए चेक करना होता है कि वो स्टेबल होगी या नहीं, तो इसलिए हम ओवरटर्निंग मोमेंट चेक करते हैं, ओवरटर्निंग अबाउट टो, ठीक है। मतलब क्या कि अगर यहाँ पर सैंड है तो हम टो के लिए चेक करेंगे कि वो ओवरटर्न ना हो, ठीक है, उसका स्टैम्प। तो वेट ऑफ बैकफिल अर्थ सरचार्ज सेल्फ वेट ऑफ रिटेनिंग वॉल कॉसेस स्टेबिलिटी मोमेंट अबाउट टो। तो जो बैकफिल रहता है उसके लिए जो रिटेनिंग वॉल का सेल्फ वेट रहता है वो मोमेंट अबाउट टो को रजिस्टर करता है। उसके बाद स्लाइडिंग की अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर H ऑन स्टेम ट्राइज टू स्लाइड द रिटेनिंग वॉल अवे फ्रॉम द बैकफिल। जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर लगता है H, ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्या करता है, इसको स्लाइड होने से दूर करता है बैकफिल से। समझ में आ रहा है आपको? ये देखिए इस तरीके से कुछ डायग्राम है, ये इसे हम T1 से डिनोट कर दें और ये जो पोर्शन है T2। क्यों ऐसा? क्योंकि कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में मैंने बताया था ये जो आपका स्टेम होता है ये थोड़ा सा इस तरीके से इंक्लाइंड हो जाता है, ठीक है। ये आपका गामा मिनिमम है, ये ग्राउंड लेवल है, ये हाइट अबव ग्राउंड लेवल ये आपको दी हुई है क्वेश्चन में, ये वाली हाइट हम फाइंड आउट करेंगे टोटल H और फिर आपको H1 मिल जाएगा। B1 और B2 और T2 कैसे निकालना है ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जब हम स्टेबिलिटी के लिए चेक करेंगे तो हम लोड्स निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? लोड्स। तो अब लोड्स कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है W1, W2, W3 और W4। मतलब क्या, W1 जो लग रहा है आपको बैकफिल पर लग रहा है लोड, W2 जो लोड लग रहा है स्टैम्प पर, W3 भी स्टैम्प पर लग रहा है। तो हम अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, ये रेक्टेंगुलर है और ये वाला जो पोर्शन है ट्रायंगुलर है। उसके बाद ये यहाँ बेस स्लैब में जो लगेगा वो रहेगा W4, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए जब हम चेक देते हैं तो हम पहले कैलकुलेशन ऑफ लोड्स करते हैं, लोड कैलकुलेशन। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग वेट ऑफ बैकफिल आपका हो जाएगा W1 इज इक्वल्स टू H1 इंटू B2 इंटू गामा S। मतलब क्या, H1 आपका क्या है, ये हाइट है और B2 क्या है, बेस है। तो क्योंकि ये रेक्टेंगुलर पोर्शन दिख रहा है आपको तो लेंथ इंटू ब्रेथ और उसमें हम क्या कर देंगे गामा S। गामा S क्या है आपका, गामा S है आपका डेंसिटी ऑफ सॉइल। डेंसिटी ऑफ सॉइल का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा W1 यानी कि लोड। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा B, ये टोटल B माइनस B2 का हाफ। मतलब क्या, आपको सेंटर पर डिस्टेंस निकालना है क्योंकि, तो B2 का हाफ कर देंगे और B में से माइनस कर देंगे। तो ये डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हो गया। उसके बाद मोमेंट, तो मोमेंट क्या हो जाएगा W1 इंटू D1। मतलब ये W1 मल्टीप्लाई बाय D1 ये आपका मोमेंट हो जाएगा। मतलब क्या, इन दोनों का जो आंसर निकला है उनको मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका मोमेंट मिल जाएगा किलो न्यूटन मीटर में। उसके बाद रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ स्टेम, अगर हम ये रेक्टेंगुलर पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर W2 तो वो भी क्या हो जाएगा T1 मल्टीप्लाई बाय H1, T1 मल्टीप्लाई बाय H1 और गामा C क्या है आपका, वेट ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है, डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। अब यहाँ पर हमने डेंसिटी ऑफ सॉइल ली थी, क्यों, क्योंकि हम इधर बैकफिल के लिए बात कर रहे थे। अब ये हम स्टेम की बात कर रहे हैं तो जो कैंटिलीवर वॉल होती है तो हम उसमें गामा C लेंगे। गामा C यानी आपका क्या है, डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, ओके। इसकी सारी वैल्यूज़ मैं आपको जब क्वेश्चन करेंगे तब हम और अच्छे से समझेंगे। तो वैल्यूज़ रख के जब आप करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। D2 कैसे निकलेगा, तो देखिए D2 आपको क्या निकालना है, रेक्टेंगुलर स्टेम के लिए सेंटर्ड डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा B माइनस B2 माइनस T1 अपॉन 2। मतलब इसका हाफ करेंगे, दिख रहा है आपको ये T1, इसका हाफ, ठीक है। तो ये D2 निकल गया। उसके बाद M2 निकालना है तो M2 विल बी व्हाट, W
2 मल्टीप्लाई बाय D2, W2 मल्टीप्लाई बाय D2। तो अब W2 मतलब ये और D2 मतलब आपका डिस्टेंस। ओके, चलिए ट्राइंगुलर पोर्शन की अगर हम बात करें तो ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वैसे ही हाफ इंटू आपका जो बेस है, बेस क्या है आपका T1 ये वाला बेस, और हाइट क्या हो जाएगी H1। देखिए T1 और H1 ये ट्राइंगुलर पोर्शन की अगर हम बात करें तो हाफ इंटू T1 इंटू H1 और गामा C यानी क्या, कंक्रीट का डेंसिटी। फिर उसके बाद D3 यानी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हम कैसे निकालेंगे, B1 प्लस 2/3 T। ये इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, B1 प्लस 2/3 T1। ये सारे जो फॉर्मूलेज हैं ये हम लोगों ने प्रैक्टिस कर करके कैलकुलेशन से बनाए हैं। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा। ये फॉर्मूलेज लर्न हो जाएंगे तो फटाफट से आप वैल्यूज़ पुटअप कर सकोगे और आसानी होगी सॉल्व करने में। क्योंकि जब हम सॉल्व करने बैठते हैं तो पहली दूसरी बार में हमको 1-1, 2-2 घंटा लग जाता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन रहते हैं। अगर एक क्वेश्चन को हमने 1-1.25 घंटा लगाया तो 5 घंटे के ऊपर लग जाएगा। लेकिन हमें एग्ज़ाम में टाइम कितना होता है, सिर्फ 3 आवर्स का। तो इसीलिए ध्यान रखें कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी सॉल्व करने की, और आप हार्डली इसको 15 से 20 मिनट में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आपको इस तरीके से सिस्टमैटिक डायग्राम याद होगा, कौन सी वैल्यू कहाँ पर लेनी है, W1, W2, W3। दूसरा, आपको सारे फॉर्मूलेज याद होंगे, तभी आपका ये जल्दी से जल्दी सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगी सॉल्व करने के लिए, तो आप वो भी सॉल्व करेंगे। जो डाउट्स रहेगा आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो बेस स्लैब की बात करते हैं जो कि है W4। अब बेस स्लैब आपका ये भी रेक्टेंगुलर पोर्शन है, तो इसके लिए W4 क्या हो जाएगा, B इंटू H/12 इंटू गामा C। दिख रहा है डायग्राम में, B इंटू H/12 मतलब ये वाली डिस्टेंस इंटू गामा C। तो ये आपका W4 निकल गया। और D4, तो D4 क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इसका आधा यानी बेस का आधा, तो दैट इज B का हाफ, B/2। और M4 निकल जाएगा W4 मल्टीप्लाई बाय D4। उसके बाद हम करेंगे समेशन W, मतलब जो भी हमारे आंसर्स आए उन सबको टोटल करेंगे, और MS समेशन MS यानी जो भी हमारे मोमेंट निकले उन चारों को हम टोटल कर देंगे। उसके बाद होता है हॉरिजॉन्टल प्रेशर ओवरटर्निंग मोमेंट। तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर को हम PH से डिनोट करते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू KA इंटू H² मल्टीप्लाई बाय गामा S। किलो न्यूटन में होता है ये ओवरटर्निंग मोमेंट। अब क्योंकि मोमेंट की बात हो रही है तो मोमेंट हमेशा किलो न्यूटन मीटर में निकलता है, तो मोमेंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/6 KA मल्टीप्लाई गामा S मल्टीप्लाई बाय H³। ओके, सो ये था आपका स्टेप नंबर 3, चेक फॉर स्टेबिलिटी। उसके बाद हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए चेक देते हैं। देखिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों करना ज़रूरी है कि अगर आपका जो कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर सेफ हो रहा है तो आपको शेयर की प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आ रहा है तो फिर आपको शेयर की प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो F1 और F2 दो चीज़ें निकालते हैं हम इसमें, दैट इज 0.9 मल्टीप्लाई बाय समेशन MS अपॉन M0। अब ये MS क्या है, तो ये आपने यहाँ पे अभी निकाला था समेशन MS। M0 क्या है, ओवरटर्निंग मोमेंट। तो ये आपका फॉर्मूला जनरेट होता है यहाँ से, जो कि ग्रेटर देन होना चाहिए 1.4 के। अगर ये वैल्यू आपकी 1.4 से ज़्यादा आती है, हैंस ओके। दूसरा F2 विच इज इक्वल्स टू 0.9 मल्टीप्लाई बाय म्यू। म्यू आपका क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सॉइल एंड बैकफिल, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, मल्टीप्लाई बाय समेशन W। समेशन W इज व्हाट, ये आपने यहाँ पे निकाला था, समेशन W लोड का सम अपॉन PH। PH क्या है, तो PH आपका ये है हॉरिजॉन्टल प्रेशर, जो आपने इसके पहले ही कैलकुलेट किया। तो ये फॉर्मूले में पुटअप करके जो वैल्यू आपको मिलेगी, तो दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 1.4, हैंस ओके। इफ नॉट, मतलब अगर ये क्राइटेरिया में आपकी वैल्यूज सेटिस्फाई नहीं हो रही है, देन यू हैव टू प्रोवाइड शेयर की, ओके। और अगर सेटिस्फाई हो रही है तो शेयर की प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब शेयर की का क्या रोल होता है,
एक्टिव अर्थ प्रेशर, लेटरल अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीज़ों पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, डिटेल में आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना देखते हैं, स्टेप्स, डिज़ाइन स्टेप्स देखते हैं, और जो शेयर की है एक्टिव प्रेशर पैसिव प्रेशर के लिए मैं अलग से आपको समझाऊंगी वीडियो बना के। प्रेशर अंडर बेस स्लैब, स्टेप नंबर 4 है आपकी प्रेशर अंडर बेस स्लैब। तो एमटी से इसको डिनोट करेंगे हम, पहला जो मोमेंट निकालेंगे एमटी, एमएस माइनस एम नॉट। एमएस क्या है आपका, जो आपने अभी निकाला, ठीक है, मोमेंट, और एम नॉट आपका ओवर टर्निंग मोमेंट। तो यहाँ से आपको एम टी मिल जाएगा। उसके बाद वी टी यानी शेयर, दैट इज लोड के इक्वल होगा, समेशन ऑफ लोड। उसके बाद एक्स बार, एक्स बार क्यों ज़रूरी है, इसेंट्रिसिटी के लिए, ई से होता है आपका इसेंट्रिसिटी, तो एक्स बार हो जाएगा एम टी अपॉन वी टी। उसके बाद इसेंट्रिसिटी निकालेंगे, दैट इज बी बाई टू माइनस एक्स बार। फिर उसके बाद होता है मैक्सिमम प्रेशर एंड मिनिमम प्रेशर, जिसको हम P1 और P2 से डिनोट करते हैं। तो दैट इज इक्वल्स टू समेशन W अपॉन बी, ब्रैकेट 1 + 6E अपॉन बी, देन समेशन W अपॉन बी 1 - 6E अपॉन बी। अगर P1 लेस देन है Q0 के, Q0 क्या है आपका, सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अगर P1 लेस देन आता है इसके, तो आपका जो डिज़ाइन है वो सेफली चल रहा है। उसके बाद अगली स्टेप है आपकी डिज़ाइन ऑफ स्टेम। अब स्टेम कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रेशर अप्लाइड के लिए फॉर्मूला होता है KA, जो कि आपने पहले निकाला था। K मतलब क्या, KA मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, जो आप पहले निकाल चुके हैं। तो KA मल्टीप्लाई बाय गामा S इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी ऑफ सॉइल मल्टीप्लाई बाय H1 यानी कि हाइट। कौन सी हाइट, ये वाली, ये यहाँ पे दिख रही है आपको हाइट, ये वाली हाइट। तो प्रेशर अप्लाइड मिलेगा किलो न्यूटन में। उसके बाद मैक्सिमम मोमेंट M विच इज इक्वल टू 1/6 KA मल्टीप्लाई बाय गामा S मल्टीप्लाई बाय H1 का क्यूब। MU हमेशा हम निकालते हैं, ठीक है, सेफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करके, दैट इज 1.5 मल्टीप्लाई बाय M, दैट इज अल्टीमेट मोमेंट। और बैलेंस सेक्शन के लिए MU की वैल्यू होती है 0.138 FC के BD²। ये हम RCC 1 में भी पढ़ चुके हैं। IS कोड के अकॉर्डिंग कौन सा IS कोड रिफ़र करते हैं हम RCC के लिए, 456-2000। ये मैं आपको RCC 1 में भी बता चुकी हूँ, इसके लिए मैंने लिंक भी आपको डाल रखी थी उसमें। इस वीडियो में मैं फिर से आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से आप IS कोड डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वैल्यू से, इस फॉर्मूले से हमें D की वैल्यू मिल जाएगी। उस D की वैल्यू उठा के हम यहाँ पर रखेंगे। ये फॉर्मूला कहाँ पर है, यू ऑल्सो नो दैट IS कोड में है, पेज नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और या तो फिर आप ये वाला जो फॉर्मूला है इससे भी निकाल सकते हो AST की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद स्पेसिंग, एरिया ऑफ 1 बार अपॉन AST इंटू B। यहाँ पे फाई आपको कंसिडर करना है 12 mm, फाई इज द डाया ऑफ बार। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, एवरेज थिकनेस दैट इज T1 + T2 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू D। AST इसका जैसे हम तब निकालते थे कॉलम और बीम के लिए 0.12% ऑफ BD, उसी प्रकार से निकालेंगे AST एंड इट्स स्पेसिंग। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ टो स्लैब मतलब कौन सा, ये वाला हिस्सा। इसको डिज़ाइन करने के लिए कुछ इस प्रकार से डायग्राम याद रख लेना। और डिज़ाइन करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जो E पॉइंट और F पॉइंट पे, मतलब ये P1 और P2 क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर, जो हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूले की मदद से निकाला था, देखिए यहाँ पर P1 और P2, ठीक है। लेकिन ये जो 2 पॉइंट्स हैं आपके E और F, तो ये आप कैसे निकालोगे, इंटरपोलेशन से या फिर ट्रिग्नोमेट्री मेथड से, tan थीटा वाली मेथड से। मतलब क्या कि इतना आपका यहाँ से अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो इसके पैरेलल, तो आप इस एंगल को थीटा का अज्यूम कर लोगे, आपको ये मिल जाएगा, तो फिर आप ये पूरा निकाल लोगे, ठीक है। या फिर इंटरपोलेशन से, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगी और तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा वैल्यूज़ लेके, ठीक है। उसके बाद मोमेंट, तो मोमेंट कैसे निकालना है, तो ये फॉर्मूला मैंने जनरेट करा है कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो दैट इज WL² अपॉन 2 + ½
P1 माइनस E मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय 2B/3। मतलब क्या, जब हम इसको और डिटेल में सॉल्व करते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा WL² प्लस P1E L²/3। ठीक है, उसके बाद MU निकालेंगे 1.5 इंटू M AST एंड देन योर स्पेसिंग। उसके बाद आते हैं हील स्लैब पर। तो हील स्लैब की भी डिज़ाइन कुछ इसी प्रकार है। मतलब क्या, अभी कौन सा पोर्शन है अपना हील स्लैब वाला, ये F और P2, इतना पोर्शन जो बचा हुआ है। तो यहाँ पर हील स्लैब में कभी भी हम UDL कंसीडर करते हैं। वेट ऑफ बैकफिल हो जाएगा आपका L1 इंटू H1 इंटू गामा S। वेट ऑफ स्लैब दैट इज सेल्फ वेट 1 इंटू H/12 इंटू गामा C। ये बैकफिल के लिए हो गया और ये स्लैब के लिए हो गया। कैसे, तो वो ऐसे, ये देखिए H1 और ये H/12। ये अगर बैकफिल के लिए लेंगे हम तो H1 लेंगे और ब्रेथ जो रहती है हमारी विड्थ उसको 1 कंसीडर करेंगे। यहाँ पर भी सेल्फ वेट की बात करें तो विड्थ को 1 कंसीडर करेंगे और H/12 आपकी ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। एंड गामा C इज डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, गामा S इज डेंसिटी ऑफ स्टील। ठीक है, टोटल वेट हो जाएगा दोनों को प्लस करके। देन मोमेंट, मोमेंट के लिए फॉर्मूला अगेन मैंने कैलकुलेशन से ये फॉर्मूला निकाला है, दैट इज WL² माइनस P2L² माइनस 1/6 F माइनस P2L²। और ये F जो रहेगा आपका W1 रहेगा, ये W2 रहेगा। ये वैल्यूज़ कैसे आएगी, कहाँ से लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको डिटेल में अच्छे से बताऊंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। डोंट यू वरी अबाउट दैट। MU दैट इज अल्टीमेट मोमेंट 1.5 मल्टीप्लाई बाय M। AST एंड स्पेसिंग जैसे हम हर बार निकालते हैं उसी तरीके से निकालेंगे। दैन डिज़ाइन ऑफ शेयर की, मतलब क्या, अगर आपको शेयर की डिज़ाइन करनी हुई, अगर आपके ये क्राइटेरिया फिट नहीं बैठते हैं, कौन से क्राइटेरिया, ये वाले, अगर फिट नहीं बैठते देन यू हैव टू प्रोवाइड शेयर की। सो शेयर की को कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो उसके लिए KP दैट इज़ 1/KA 0.9 म्यू समेशन W प्लस EL KP/PS इज इक्वल्स टू 1.4। फ्रॉम हियर L हमें मिल जाएगा यहाँ से, मतलब क्या, लेंथ ऑफ शेयर की, तो उस हिसाब से हम शेयर की प्रोवाइड करेंगे। और कर्टेलमेंट्स ऑफ बार, ये जो है ये कैसे होता है, शेयर दैट इज PH हॉरिजॉन्टल प्रेशर, फिर इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए। टाउ इक्वल्स टू VU/BD, ये भी IS कोड से है, ये भी IS कोड से है। और यहाँ से हमें टाउ सी की वैल्यू मिलती है 0.4 न्यूटन पर mm। कर्टेलमेंट्स ऑफ बार क्या होते हैं, प्रेशर एट रेस्ट, पैसिव प्रेशर, एक्टिव प्रेशर, इन सब के लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको डिटेल में समझाऊंगी। अभी के लिए आप बस इतना ध्यान रखिए कि डिज़ाइन स्टेप्स आपको अच्छे से कर लेनी है। इस वीडियो में आपको जो भी डाउट्स रहेंगे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। जो भी डाउट्स रहेंगे आप कमेंट में करिए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। थैंक यू।